फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ से क्वेश्चन अगर इस तरह से बनते हैं तो आपको अपने आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको इस पेपर में क्या किस पे ज़्यादा फोकस करना है, लिंग क्या होता है। तो जब आप लिंग पढ़ते हैं तो एक लिंग होता है और इसको हम जेंडर बोलते हैं। तो जेंडर, जैसे कि लिंग को जेंडर बोलते हैं, और जेंडर और सेक्स दो होता है। एक होता है आप लोग का सेक्स, तो सेक्स को भी हम हिंदी में लिंग ही बोलते हैं, जेंडर को भी हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है और इससे क्वेश्चन आपके पूछ ही लिए जाते हैं कि लिंग किसे, लिंग अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा पेपर जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन रहेगा उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कहीं उसमें जेंडर तो नहीं पूछा है या सेक्स तो नहीं पूछा है। तो इस दोनों पॉइंट को एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लिख लेंगे जेंडर और एक होता है आप लोग का सेक्स, लेकिन इन दोनों का हिंदी होता है लिंग। अब देखिए, लिंग में एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। तो ये तो आप लोग का लिंग का मतलब एक हो जाता है मेल और फीमेल, और एक होता है सेक्स का मतलब कि एक फीमेल और मेल का, जैसे कि जो आर्गन से भी बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पे जेंडर क्या है, जेंडर ये समाज के द्वारा बनाया जाता है, समाज के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा जाए कि जेंडर का डिसाइड कौन करता है, तो ये जेंडर का डिसाइड समाज के द्वारा होता है। लेकिन जो ये सेक्स होता है, सेक्स एक नेचुरली होता है, मेल और फीमेल जो अलग अलग उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है जिसमें हम उसे सेक्स कहते हैं, कि जो एक मेल है और एक फीमेल है उसको सेक्स। लेकिन जो ये जेंडर होता है, जेंडर को खुद समाज बनाते हैं कि ये लड़की है तो ये काम करेगी, ये लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की को किस तरह से रहना चाहिए, लड़कों को किस तरह से रहना चाहिए, तो वो जेंडर होता है। लेकिन अगर इस दोनों का हिंदी लिंगी होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज पेपर में कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम्पल। आप अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो दोनों का ऑप्शन यानी हिंदी को लिंग ही कर देगा। लिंग किसे कहते हैं, लिंग का डिसाइड कौन करता है, या लिंग कृत्रिम होता है या प्राकृतिक होता है। तो अब वहां पे थोड़ा सा आपको फोकस कर लेना होगा इंग्लिश वाले शब्द पे। अगर सेक्स लिखा है तो ये मेल फीमेल से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर जेंडर लिखा हुआ है तो जेंडर को खुद समाज बनाता है और इन्हीं मेल और फीमेल को बांट देता है, गर्ल्स और बॉय को बांट देता है कि गर्ल्स क्या करेंगी, बॉयज क्या करेंगे, गर्ल्स को कैसे रहना है, बॉयज को कैसे रहना है। समाज में आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि लड़कियों को इस तरह से, लड़कियों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, लड़के खाना नहीं बनाते हैं, लड़कियां खाना बनाती हैं। तो ये सब क्या है, ये जो रूढ़िवादिता चली आ रही है वो किसके अंदर आ जाती है, जेंडर के अंदर आ जाती है। तो ये आप समझ चुके होंगे। जब आपको पेपर में लिंग पूछा जाए तो एक बार आप इंग्लिश वाले वर्ड को देख लीजिएगा कि कहीं तो वहां जेंडर तो नहीं पूछा है या सेक्स तो नहीं पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जाति की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। यानी जाति क्या होते हैं, कास्ट क्या होते हैं। तो जाति के बारे में अगर आप, तो इतना आसान क्वेश्चन है कि अपने आप से खुद लिख लेंगे। थोड़ा सा एक बार इसको देखिए कि किस तरह से आपको यानी आंसर लिखने की शुरुआत करना है। तो यहाँ पे देखिए, जाति अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जिसे पुर्तगाली भाषा के कास्ट से माना जाता है, जहां इसे विभेद या मत के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत की जन धातु से जाति शब्द उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जन्म या उत्पत्ति है, अर्थात जन्म के अनुसार अस्तित्व के रूप को ही जाति कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र और अस्पृश्य वर्ग के स्तर की अनेक जातियां प्राथमिक रूप से हिंदुओं में मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला समाख्या कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, आपके पेपर का नाम ही क्या है, लिंग, समाज और विद्यालय। तो अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, लिंग यानी जेंडर, उसके बाद आप लोग का सेक्स, सेक्स को भी इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यानी सेक्स को भी हिंदी में क्या बोला जाएगा, लिंग ही बोला जाएगा, जेंडर को भी लिंग ही बोला जाएगा। फिर यहाँ पे समाज की क्या सोच होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर सामाजिकरण यानी समाज के
का देखने की नजरिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए महिला समख्य कार्यक्रम, यह योजना महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस योजना का प्रारंभ करने का निम्न उद्देश्य था। तो समानता क्या होता है कि आप किसी को भी नीच या ऊंच नहीं समझेंगे। हर प्रकार, जैसे कि ये क्लास है तो इसमें हर प्रकार के बच्चे आएंगे, चाहे बालक विशिष्ट हो, चाहे बालक सामान्य हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सारे बच्चे, उसकी भाषा कुछ भी हो, तो सारे बच्चे आप एक शिक्षक के लिए क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, यानी सारे बच्चे एक समान है। तो वही कहा गया है। यहाँ पे देखिए पहला है महिलाओं की आत्म छवि एवं आत्मविश्वास को बढ़ाना था। तो जो महिला समख्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, पहले आप सुने होंगे कि महिलाओं को इतनी छूट नहीं थी, पढ़ने के लिए भी इतनी छूट नहीं मिलती थी, लेकिन आप अब हर जगह देख रहे हैं कि महिलाओं को अलग से कुछ छूट दी जाती है। अगला है ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएं वह ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सके जो उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने में सहायता दे सके। अगला है प्रबंध का विकेंद्रीकरण तथा भागीदारी वाले तरीका स्थापित करना है। महिला संघों को गांवों में शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन तथा निगरानी करने योग्य बनाना होगा। अगला देखिए समाज की परिभाषा क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समाज की परिभाषा बताइए, तो आप एक दो जो ये वैज्ञानिक यानी जो कहने वाले हैं इन लोग का जो आप लोग याद जरूर करेंगे। तो पहला है समाज की प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। पहला है समाज मानवीय संबंधों के संपूर्ण जाल है, यानी मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। किसका कहना था? तो गिन्सबर्ग के अनुसार। फिर अगला है समाज व्यवहारों और प्रणालियों, प्रभुत्व और सहयोगी समूहों और श्रेणियों, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वाधीनता का एक विधान है। तो ये मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया था। तो इसमें से किसी एक का जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। एक है पितृसत्तात्मक समाज की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो एक होता है पितृसत्तात्मक और एक होता है मातृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक मीन्स हर चीज पिता के अनुसार या पिता के नाम से चलेगा। मातृसत्तात्मक में हर चीज क्या होगा, माता के नाम से, माता के अनुसार चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है। पहला है पितृसत्तात्मक समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, पुरुष प्रधान समाज होगा। जब मातृ सत्तात्मक होगा तो उसमें माताएं यानी महिला वहां पे प्रधान होगी, लेकिन यहाँ पे पितृसत्तात्मक है तो पितृसत्तात्मक में पुरुष प्रधान समाज होगा। पुरुषों के अधिकार अधिक विस्तृत होते हैं। पुत्र का विशेष महत्व होता है। स्त्री के पास संपत्ति और उत्तराधिकारी संबंध अधिकार नहीं होते हैं और पितृसत्तात्मक समाज में निर्माण शक्ति पुरुषों में निहित होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो घरेलू हिंसा में क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए घरेलू हिंसा से तात्पर्य ऐसी हिंसा से है जो घर के व्यक्तियों तथा उनके कुटुंबियों के द्वारा स्त्रियों के साथ की जाती है। तो जो घरेलू हिंसा होती है, जैसे कि एक घर में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों रह रहे हैं, यहाँ पे फीमेल भी है। तो जब यहाँ पे मेल के द्वारा इस फीमेल पे अत्याचार किया जाए, दबाव किया जाए, कोई भी फीमेल को ऐसा छूट न हो कि जो चाहती है वो खुद कर ले बिना इन लोग मेल के परमिशन का, तो वहां पे क्या कहा जाएगा कि ये घरेलू हिंसा है, महिलाओं को सताया जा रहा है। यानी जहाँ पे महिलाओं को, जिस घर में महिलाओं को सताया जाता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ पे घरेलू हिंसा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर में व्यक्तियों को उन कुटुंबियों के द्वारा स्त्रियों के साथ की जाती है। घरेलू हिंसा में जो शोषण तथा हिंसा की जाती है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अपने ही व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाता है और इस हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाना कठिन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को समाज ही नहीं परिवार के बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे खुद जो अपने लोग होते हैं वही यहाँ पे अत्याचार करते हैं। अगला है सामाजिकरण की परिभाषित कीजिए, या सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। तो समाज में घुल मिल जाना क्या होगा, सामाजिकरण होना। देखिए सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविकी प्राणी को सामाजिक स्वेचेतन प्राणी में बदलती है, अपने संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। अगला है यहाँ पे देखिए रेडिकल नारीवादी की अवधारणा क्या है और मूल सुधारवाद नारीवाद से आप क्या समझते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडिकल नारीवादी 1960 उसके बाद के वर्षों में पनपा। नारीवाद का इसका उदय आंशिक तौर पर उदार नारीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर और आंशिक लिंगवाद के खिलाफ आक्रोश के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन में हुआ। 1960 से 70 के दशक के दौरान आधुनिक रेडिकल नारीवादी सिद्धांत के उदय में 3 पुस्तकों ने अहम भूमिका अदा की थी। तो अब आपको यहाँ पे याद कर लेना होगा कि रेडिकल नारीवादी 1960 में आया, फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से यानी दशक से दौरान हुआ था। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूल विशेषता क्या थी। तो यहाँ पे ये नारा भी आप लोग सुने होंगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो भारत में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में गिरावट की प्रवृत्ति रही। बाल लिंगानुपात का मतलब कि जो गर्ल्स थी उनकी संख्या में गिरावट आई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 1991 में बाल लिंगानुपात 945 था, जो वर्ष 2001 में 927, जबकि वर्ष 2011 के जनगणना यानी आपको पता होगा कि 10 में हुआ और फिर 11 में हुआ, तो 10-11 साल बाद जनगणना होती है। तो जनगणना में अपने न्यूनतम स्तर 918 तक पहुंच गया। समाज में कन्या भ्रूण हत्या की कुरीतियों को जड़ से खत्म करने व बेटियों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के प्रयास के तहत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में देश के 100 निम्न लिंगानुपात वाले जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ किया गया। योजना की सफलता को देखते हुए वर्तमान में यह योजना भारत के समस्त जिलों तक विस्तारित हो चुकी थी। तो अब आपको ये याद होना चाहिए, सन याद होना चाहिए, किस सन में जो गर्ल्स थी उनकी गिरावट कितनी आ गई थी। ये कहां से, तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग और सेक्स से आप क्या समझते हैं। यही अभी आप लोग को समझाया गया है कि लिंग और सेक्स से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देखिए, शिक्षावेदों, शोधकर्ताओं तथा नारीवादी लेखकों ने सेक्स एवं लिंग को एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने जैविक महिलाओं एवं पुरुषों में अंतर माना है। नारीवादी समाजशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि शैक्षिक वार्तालाप एवं लेखन में सेक्स एवं लिंग के बीच अंतर को समझने एवं विलक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। लिंग, जेंडर, सामाजिक संरचना, यहाँ पे देखिए जो लिंग जेंडर है तो सामाजिक संरचित भूमिका, व्यवहार, गतिविधियां एवं लक्षणों के आधार पर पुरुषों एवं महिलाओं को जिसको एक प्रदत्त समाज स्वीकार करता है माना जाता है कि जबकि सेक्स एवं इससे संबंधित जैविक कार्य आनुवांशिक रूप से अभिक्रमित होती है। तो ये आप समझ चुके होंगे। और सबसे पहले हम लोग यही समझे थे कि लिंग में जो यहाँ पे जेंडर और सेक्स क्या होते हैं। तो इस यहाँ पे लिंग को आप जेंडर मानेंगे, जेंडर, और यहाँ पे जो ये सेक्स है इसको सेक्स मानेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवं लैंगिक भूमिका और समर्थ संबंधों को परिवर्तित करते हैं और सामाजिक संरचना समय एवं सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण पृथक है तथा सहज अनुगामी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये कैसी योजना थी, तो इसके बारे में देखिए। यहाँ पे यह मध्य प्रदेश यानी एमपी से शुरू हुआ राज्य सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है और शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की नींव रखना है। अगला है दहेज से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में तो आप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 2-3 पेज भी अपने तरह से लिख सकते हैं। तो दहेज देखिए, दहेज से आप क्या समझते हैं। तो दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की ओर से, वधू मतलब क्या हो जाएगा, लड़की के तरफ से, लड़की के तरफ से ओर से वर को दी जाती है यानी लड़का को दी जाती है,
दी जाती है। भारत में दहेज को वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। सह शिक्षा क्या है? तो यहाँ पे सह शिक्षा का मतलब होता है कि चाहे यानी गर्ल एंड बॉय को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सह शिक्षा से अभिप्राय है कि लड़के और लड़कियों दोनों ही एक साथ शिक्षा प्राप्त करें और वह भी एक विद्यालय में और एक पाठ्यक्रम से पढ़े। तो पाठ्यक्रम का मतलब आपका हो जाएगा सिलेबस के, यानी एक सिलेबस के अनुसार ही वो पढ़ेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है शिक्षक का दायित्व क्या होते हैं? तो शिक्षक का दायित्व क्या होता है? शिक्षक का दायित्व छात्रों को केवल शिक्षित करना ही नहीं बल्कि उन्हें संस्कारी बनाना भी है। उनके अंदर केवल शब्द ज्ञान भरना ही नहीं बल्कि उसे नैतिकता, कर्तव्य परायणता, सजगता और का पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों का अहम उद्देश्य युवा मस्तिष्क को तेजस्वी बनाना है। विद्यालयी शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के जीवन को संवारना भी होता है। आगे देखिए अगला है लिंग के पहचान में धर्म की भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए धर्म को लिंग की समानता की शिक्षा का अंग बनाते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि शिक्षा में संकीर्ण धार्मिक विचार या धार्मिक भेदभाव न आने पाए। लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की प्रभावी भूमिका हेतु एक सतर्कता रखनी चाहिए कि धन निरपेक्षता को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचाया जाए। अगला है महिला सशक्तिकरण से लाभ। तो यहाँ पे देखिए महिला के सशक्तिकरण के लिए महिला शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व हेतु इन तत्वों को ध्यान रखा जा सकता है। पहला है परिवार के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन चरणों से गुजरने कर महिलाओं को सक्षम और सबल बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंग असमानता क्या है? तो लिंग असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन गया है। विश्व के विकासशील देशों में स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानून रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरुषों के समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। लैंगिक असमानता को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन तथा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लिंग असमानता का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल में यहाँ पे अंतर करना, किसी को दबा देना, किसी को ऊंचे उठाना, तो यही यहाँ पे लिंग असमानताएं हो जाएंगी। अगली है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को महिलाओं के लिए यह योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ की गई थी। 100% केंद्र प्रायोजित इस योजना ने पूर्व में संचालित मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया। तो यहाँ पे अब सन याद होना चाहिए कि जननी सुरक्षा योजना किस सन में आया था। अगला है समावेशी शिक्षा में बाधक तत्व क्या है? तो समावेशी पहले समझ लीजिए कि समावेशी क्या है। ये क्लासरूम है, इसमें आप हर प्रकार के बच्चा, चाहे कम सुनता हो, कम देखता हो, कम बोलता हो या सामान्य हो या बहुत प्रतिभाशाली बालक हो, सभी बच्चों को आप एक ही क्लास में बैठाएंगे और एक ही शिक्षक इन सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ, इस पे थोड़ा सा जो बच्चा कम सुनता है, कम देखता है, कम बोलता है, उस पर थोड़ा सा वो अधिक ध्यान दे सकते हैं। तो समावेशी का मतलब है कि सभी को एक साथ लेके पढ़ाना, एक साथ लेके उन लोग को चलना। तो ये निषेधात्मक चिंतन, विभेदन एवं रूढ़िवादिता, परिवर्तनों के प्रति अवरोध की अभिवृत्ति, विशिष्ट बालक शिक्षा योग्य नहीं, लिंग संबंधी भेदभाव, संवेगात्मक समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं आदि तत्व समावेशी शिक्षा में बाधक होती है। अगला क्वेश्चन है लैंगिकता से आप क्या आशय है? तो लैंगिकता में देखिए यहाँ पे लिंग के आधार पर ही लैंगिकता का निर्माण होता है। समाज में 3 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं जिसमें 2 प्रमुख सामाजिक संरचना के अंग माने जाते हैं। एक होता है आप लोग का यहाँ पे देखिए पुरुष लिंग, स्त्री लिंग, और एक यहाँ पे हो जाता है आप लोग का नपुंसक लिंग। आगे देखिए पुरुष लिंग क्या होते हैं? तो भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में पुरुष लिंग का विशेष महत्व माना जाता है। सामाजिक संरचना में इसे जेंडर का विशेष ध्यान रखा जाता है। पुरुषकर्ता के रूप में पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है तथा उसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है।
स्त्रीलिंग में देखिए बहिष्कृत वर्ग, यहाँ पे जेंडर के रूप में स्त्रीलिंग समाज के हाशियों पर चला गया है। यह उपेक्षित वर्ग होता है। समाज में इसकी दोयम दर्जे की स्थिति होती है। स्त्री जेंडर को आर्थिक रूप से असहाय और निर्बल तथा कमजोर माना जाता है। और यह सत्य भी है कि स्त्रियों के पास न तो पूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण और न ही अवसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी नारीवादी क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समाजवादी और नारीवादी में तो स्त्रियों के साथ बालपन से ही भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है। स्त्रियों के समाज में ये जिस स्थान, सम्मान और अधिकार की हकदार हैं वह नहीं मिल पाता है। इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है और आज भी उनके अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा है। हमारी सामाजिक संरचना में स्त्रियां हमेशा हाशियों पे रहती हैं। वैदिक काल में ही स्त्रियों को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, पर उनकी स्थिति आज के सापेक्ष अच्छी थी। धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में पतन होता गया और उनकी अधिकारों का परिसीमन भी होता गया, परंतु स्त्रियों की स्थिति दयनीय करके और उनके अधिकारों से वंचित करके कोई भी राष्ट्र सभ्य बनने के स्वप्न को पूर्ण नहीं कर सकता है। अतः स्त्रियों की स्थिति से में उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। उन्नयन के लिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? धर्म का महत्व तथा उपयोगिता बताइए। तो धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के उन्नयन में सहायक होने के कारण उपयोगी है। धर्म व्यक्तियों को सामाजिक तथा सामाजिकरण में सहायता प्रदान करता है। प्रजातांत्रिक मूल्य, प्रेम, समानता, सहयोग, न्याय इत्यादि की स्थापना करने के कारण धर्म महत्वपूर्ण है। भौतिकता के रेस में जब व्यक्ति क्लांत होकर बैठ जाता है तो उसे धर्म शांति और नवीन दिशा प्रदान करता है। मूल्यों के निर्माण में धर्म उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है कि चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की भूमिका क्या होती है? तो धार्मिक गतिशील द्वारा, यहाँ पे देखिए, धर्म के व्यापक तथा मूल स्वरूप से परिचित धार्मिक सम्मेलन एवं क्रियाकलापों द्वारा, स्त्रियों की सहभागिता तथा आदर द्वारा, चारित्रिक एवं नैतिक विकास द्वारा, कर्म के सिद्धांत का प्रतिष्ठान और सामाजिक कुरीतियों तथा भेदभाव को गैर धार्मिक घोषित करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मातृत्व से क्या समझते हैं? तो अभी हमने पितृत्व के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखने वाले हैं मातृत्व के से आप क्या समझते हैं। तो मातृत्व वह सुख है जिसे दुनिया की हर औरत लाखों कष्ट के बावजूद लेना चाहती है। स्त्री को पूर्णता प्रदान करने वाला यह सुख कई नए रिश्तों को जन्म देता है। पहली बार गर्भवती होने वाली महिला के लिए तो प्रसव पीड़ा व होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंताएं होती हैं। यही कारण है कि वे बच्चे को लेकर काफी गंभीर रहती हैं। इस बीच कितना भी उन्हें कष्ट हो, पर बच्चे को लेकर काफी प्रसन्न का अनुभव करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा से धर्म के प्रभावित हेतु सुझाव क्या है? तो धर्म को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सर्वधर्म समन्वय की स्थापना करके। अगला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी शक्ति तथा संपत्ति का प्रयोग लैंगिक असमानता को कम करने तथा उनकी शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करना। धर्म के पास अपरिमित संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग विद्यालय की स्थापना हेतु किया जाना चाहिए। और अगला है, धर्म को चाहिए कि वो अपने मतानुयायियों को महिलाओं की समानता और आदर के लिए प्रेरित करे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिंग से आशय क्या है? तो देखिए, लिंग से कितने क्वेश्चन और किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर का नाम ही है यहाँ पे जो कि लिंग, समाज और यहाँ पे विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए, लिंग अर्थात स्त्री या पुरुष का घोतक होता है। लिंग भारतीय मानसिक रचना का प्रमुख तत्व प्रारंभ से रहा है। स्त्री पुरुषों के मध्य आदिम मनुष्य की सभ्यता को सोपानों पर चढ़ने के साथ साथ स्त्री पुरुष के मध्य कार्यों का विभाजन किया गया है। स्त्रियों को प्रजनन करने तथा मातृत्व के कारण बच्चों की देखरेख और घरेलू कार्यों के प्रबंध का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तो पुरुष बाहरी, आगे देखिए, पुरुष बाहरी कार्य करने लगे और यह कार्य विभाजन रूढ़ी के रूप में चला आ रहा है, जिसमें स्त्रियों को घर के भीतर की शोभा, बच्चों को देखरेख और धनोपार्जन करने तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों ने अपने पास रखा। इससे स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को जन्म हुआ, क्योंकि उनकी सहभागिता तथा महत्व सभी क्षेत्रों में नहीं रह गया और आर्थिक अधिकारों पर पुरुषों का एकाधिकार, यानी जो यहाँ पे पुरुषों का एकाधिकार स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जनसंचार माध्यम की परिभाषाएं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनुष्यों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मानवीय संबंधों संचार पर आधारित होते हैं। परस्पर मानवीय समूहों में एक दूसरे पर प्रभाव डालने हेतु भी संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। संचार को और अधिक स्पष्ट करने हेतु कुछ परिभाषाएं दृष्ट है। तो देखिए सुमेरी के अनुसार क्या है, तो यहाँ पे सुमेरी के अनुसार क्या कहा गया था, तो सुमेरी के अनुसार संचार सूचना आदर्शों एवं अभिवृत्तियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है। अगला है यहाँ पे डॉक्टर गोकुल चंद पांडे के अनुसार देखिए संचार व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं के प्रेषण और स्वीकरण है। समुदाय का महत्व एवं कार्य देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है सामाजिक विकास का कार्य एवं महत्व, अन्य अभिकरणों से सहयोगी विषय कार्य, व्यवहारों तथा गतिविधियों पर नियंत्रण, आदतों तथा विचारधाराओं का निर्माण, रीति रिवाज मान्यताओं तथा संस्कृति का निर्माण, शिक्षा विषयी कार्यों एवं महत्व, व्यवसायिक विकास का कार्य एवं महत्व। अगला क्वेश्चन देखिए लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्त्रियों की उन्नति हेतु प्रयास होना चाहिए, सामाजिक बुराइयों का अंत होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, स्त्री शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, स्त्रियों को शैक्षिक उन्नति हेतु विशेष प्रबंध होना चाहिए और व्यवसायिक शिक्षा पे बल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी 1952 से 53 तक माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत कोठारी थे और ये यहाँ पे आया गया था 1952 से। यहाँ पे आप सन आपको याद होना चाहिए कि 1952 से 1953, जिनके नाम पर इस आयोग का कोठारी आयोग से नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने स्त्रियों को औपचारिक शिक्षा की उन्नति हेतु सुझाव निम्न प्रकार दिए हैं। तो एक यहाँ पे औपचारिक है, देख सकते हैं औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक, तो औपचारिक में टाइम बद्ध होता है, जो शिक्षा स्कूल में दी जाती है, कॉलेजों में दी जाती है, औपचारिक होती है। लेकिन आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको कोई ज्ञान दे दिया, कोई आपसे मिल गया, आपको कोई नया ज्ञान दे दिया, तो अनौपचारिक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं औपचारिक शिक्षा की उन्नति हेतु सुझाव निम्न प्रकार है। पहला है बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के शिक्षक की अनिवार्य रूप से व्यवस्था, मांग के अनुरूप बालिकाओं हेतु पृथक विद्यालय की स्थापना, बालिकाओं तथा अध्यापकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सह शिक्षा संस्थाओं में सुनिश्चित स्थितियां के निर्माण, विषय सुझाव। अगला देखिए सह शिक्षा की क्या विशेषता है, तो यह शिक्षा में समानता का प्रतीक है। अगला देखिए दूसरा है यहाँ पे माननीय गुणों के बालक एवं बालिकाओं में उत्पन्न करती है। अगला है प्रमुख, यहाँ पे यह प्रमुख मानवीय व्यवस्था को परिवर्तित करने में सहायक है, यह पूर्ण विकास में सहायक है, संसार में स्त्री पुरुष को परस्पर कंधों में कंधा मिलाकर आगे बढ़ने में मदद करती है, बालक एवं बालिकाएं एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, महिला अध्यापकों की कमी को दूर करने में सहायक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने वाले हैं और उसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आपके जितने भी पेपर है उसके सारे जो भी PDF है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपके टेलीग्राम का नाम है JLB एकेडमी, सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग बहुत